मिनरल्स, ठीक है, ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने देखा था दो आते हैं, एक विटामिन और दूसरा मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन के बारे में हमने देख लिया अभी। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट विच लार्जली remain as a S when plant and animal tissue are completely burnt, ठीक है। जब प्लांट और एनिमल टिश्यू को बर्न किया जाता है तो उसके बाद जो बचता है, जो वो राख बचता है, उसमें मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। तो लाइक विटामिन्स क्या होता है? मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच परफॉर्म रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। जैसा विटामिन्स का काम था रेगुलेट करने का, प्रोटेक्टिव फंक्शन का, और बाकी के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें हेल्प करने का, बॉडी फंक्शन में हेल्प करने का, उसी तरह से मिनरल्स का भी काम होता है हमारे बॉडी फंक्शन में हेल्प करने का, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कंटेन 19 मिनरल्स, ठीक है। 19 मिनरल्स हमारे बॉडी में होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल एंड अकाउंट फॉर 4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, ये हमारे 4 से 6% बॉडी वेट को मिनरल्स बनाता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल है जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, ठीक है, क्लोराइड है। इस तरह से बहुत सारे और मतलब कि मिनरल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे भी मिनरल्स जो है उनको दो तरह से बांटा जाता है, माइक्रो मिनरल या फिर इसको एसेंशियल्स बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? ट्रेस मिनरल बोला जाता है, ठीक है। माइक्रो यानी कि ट्रेस, मैक्रो यानी कि एसेंशियल, ठीक है। तो मैक्रो यानी कि जो हमारे बॉडी में 100 mg से ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, जिनकी नीड 100 mg से ज्यादा रहती है उसको मैक्रो या एसेंशियल मिनरल्स कहते हैं, और जो 100 mg से कम चाहिए होता है पर डे में उसको ट्रेस मिनरल या माइक्रो मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल मिनरल्स में क्या क्या है? जैसे आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। इस तरह से आपके 6 से 7 माइक्रो मिनरल या एसेंशियल मिनरल में आता है। उसके बाद बहुत सारी जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, मैग्नीज है, सेलेनियम, क्रोमियम, मेलिडेनम, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे मिनरल हैं जो ट्रेस मिनरल के तरह आपकी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, जिनकी जरूरत होती है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस। लगभग इन दोनों का काम एक ही जैसा होता है हमारे बॉडी में, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा गया है, ठीक है। अबाउट 75% ऑफ टोटल मिनरल कंटेंट, ठीक है, जितने भी मिनरल हैं उनमें से 75% जो है वो कैल्शियम एंड फास्फोरस का होता है, ठीक है। बाकी के 25% में बाकी के मिनरल्स आते हैं आपके, बाकी के और भी जो मिनरल हमने प्रीवियस में देखे, ये सारे मिनरल, इन दोनों को छोड़ करके बाकी के मिनरल है वो 25% में रहता है, और ये दोनों मिनरल 75%। इट मीन्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। ये मेन इनका फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड टीथ। डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, बोन यानी कि हमारा जो हड्डी है और हमारे जो दांत है उनको बनाने के लिए हेल्प करता है ये दोनों ही। एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी प्रोसेस। बॉडी प्रोसेस बहुत सारे हमारे जो बॉडी प्रोसेस हैं जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, कार्डियोवास्कुलर है, नर्वस सिस्टम है, तो उन सबको ये क्या करता है? हेल्प करता है उनमें प्रोसेस करने में, मतलब उनको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली कैल्शियम एंड फास्फोरस हमारा पाया जाता है मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट में, लाइक कर्ड है, खोआ है, छेना है, ठीक है, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। ड्राइड फिश में पाया जाता है, सूखा हुआ जो फिश होता है यानी कि मछली, जो सूखी हुई मछली होती है उसमें पाया जाता है। प्लांट सोर्स लाइक रागी, रागी सुना होगा आपने, बहुत ही रिच मिनरल उसमें रहते हैं, मिनरल्स का रिसोर्स माना जाता है रागी को, ठीक है। ब्लैक ग्राम जो काला वाला मतलब की दाल होती है ना, जिसको हम लोग उड़द दाल कहते हैं, उसमें होता है, ठीक है। ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग में होता है, ठीक है, राजमा में होता है, सोयाबीन में होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, कोकोनट में रहता है, आलमंड यानी कि बादाम में होता है, वॉलनट यानी कि अखरोट में होता है, ठीक है। ये सारी चीजों में कैल्शियम एंड फास्फोरस पाया जाता है।
फिर इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा बोन और टीथ को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है ना। तो जैसे बोन के जो भी डिजीजेस हमने पढ़े थे, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बोन में पेन हो गया, रिकेट एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये क्या होता है, ये दोनों डिजीज कौन से विटामिन की कमी में होता है? विटामिन डी। हाँ ठीक है, तो ये विटामिन डी जो है जब हमारे बॉडी में सिंथेसिस होता है, जब हमारे बॉडी में बनता है तो क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम एंड फास्फोरस की ही कमी हो जाएगी तो वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, किसको एब्जॉर्ब करेगा? तो कैल्शियम एंड फास्फोरस अगर आपकी बॉडी में कमी है तो भी आपको रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन रिलेटेड डिजीज आपको हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एनोरेक्सिया यानी कि जो आपकी भूख में कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट भी आपको हो सकता है। उसके बाद टॉक्सिसिटी यानी कि एक्सेस डिजीज क्या है आपका, जैसे किडनी स्टोन। ठीक है, कैल्शियम की ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो किडनी स्टोन हो सकता है। हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, मतलब कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जितना उसका नॉर्मल कैल्शियम की मात्रा होती है उससे वो ज्यादा हो सकती है। एंड रीनल इनसफिशियंसी यानी कि रीनल यानी कि क्या होता है आपका किडनी। ठीक है, तो किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा जब आपका कैल्शियम ज्यादा होगा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है, जितना उसकी नीड है उतना ही हमें लेना है। तो यहाँ पे और भी फंक्शन जैसे आपको बताए गए हैं, बोन एंड टीथ को रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी फंक्शन एंड प्रोसेस करता है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग भी बताया गया है कि कैल्शियम किस में हेल्प करता है, रेगुलेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ठीक है, मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप हाथ को ऊपर उठाते हैं तो आपका बाइसेप मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे आप रिलीज करते हैं तो बाइसेप्स मसल क्या हो जाता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, स्पेशली हार्ट मसल्स को। ठीक है, हार्ट मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, हमारा हार्ट मसल क्या करता है, हर सेकंड में कितनी बार, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था 0.8 सेकंड का हमारा एक साइकिल होता है, हमारा जो होता है ना कि इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी में जाता है, पल्मोनरी से फिर वो लेफ्ट साइड आता है, लेफ्ट साइड से पंप होकर के पूरे बॉडी में जाता है। ये पूरा कितना सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। तो हर समय उसको क्या होना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ा है जी, है ना, कि वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को ऊपर की तरफ ढकेलता है, फिर उसके बाद रिलैक्स होता है तो सारे जो इम्प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड है वो भर जाता है, इस तरह से होता रहता है। तो उसके लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेगुलेटिंग द पासेज ऑफ सब्सटेंस इन इट एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, जो हमारा सेल होता है, सेल का मेम्ब्रेन होता है, तो इसके अंदर सब्सटेंस जाए और यहाँ से जो मतलब कि जो एक्सेस है या फिर जो बेकार है, जो वहां पे सेल में यूज नहीं होने वाला है, वो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इन दोनों में भी वो हेल्प करता है। कन्वेइंग द मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर। ठीक है, नर्व सेल जो होते हैं, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो एक्सॉन एंड जो डेंड्राइट्स होता है वो इस तरह से एक दूसरे से क्या होता है, मतलब एक दूसरे के पास पास रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये मैसेज भेजता है, फिर ये इसके पास जाता है, फिर ये आगे वाले के पास जाता है, ऐसे मैसेज कन्वे होता है ना। जैसे कि 10 लोग ऐसे एक साथ खड़े रहते हैं, फिर वो बताते हैं कि कांटा चुभा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, इस तरह से पूरा कहाँ पर पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है। उसी तरह से ब्रेन से वापस यहाँ तक पहुंचता है कि आपको क्या करना है, कांटा को निकालना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज का, ये मैसेज को कन्वे करने का काम भी कौन करता है, कैल्शियम करता है। ठीक है, और क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है। और कौन करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है, विटामिन के। हाँ, विटामिन के तो ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है, मतलब उसमें भी हेल्प करता है विटामिन के साथ जो कैल्शियम है। ठीक है, फिर फास्फोरस का और क्या क्या काम होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस विच एड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फैट इन द ब्लड। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपके बॉडी में सब्सटेंस आपने खाया, फैट सब्सटेंस खाया, उस फैट सब्सटेंस को क्या करना है कि ब्लड में उसको लेके जाना है, उसका जो एब्जॉर्प्शन हुआ तो उस फैट सब्सटेंस को ब्लड में कौन लेके जाता है, फास्फोरस लेके जाता है। ठीक है, फिर फास्फोरस वो क्या करता है, ब्लड क्या करता है, जहां जहां फैट की जरूरत होती है वहां पे देता है, फिर उसके बाद एक्सेस है तो उसको स्टोर करता है। ठीक है, मसल्स में स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यूज की तरह,
तो इन सब काम को कौन करता है, मतलब कि ये सब फैट को ब्लड तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फास्फोरस करता है। सिंथेसिस ऑफ कंटेन एंजाइम कोएंजाइम विच प्ले ए क्रूशियल रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प काम कर रहे हैं उनके साथ भी ये काम करता है फास्फोरस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का काम हमारा थायराइड ग्लैंड जैसे मेंटेन करता है, तो उसमें भी ये काम करता है हमारा जो फास्फोरस है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बेसिक जेनेटिक मटेरियल जैसे कि न्यूक्लिक एसिड वगैरह, जो डीएनए वगैरह जो है, आरएनए है, ठीक है। तो इन सब में क्या करता है वो, जेनेटिक मटेरियल को भी बनाने में ये हेल्प करता है। दिस जेनेटिक मटेरियल इज इन्वॉल्व, फास्फोरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को बनाने में, डीएनए आरएनए को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं इनके। फूड सोर्सेज जो हमने वहाँ पे पढ़े वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे उनके जो डिजीज थे वो लगभग दोनों के एक जैसे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम भी एक हमारे लिए मतलब एसेंशियल मिनरल की तरह देखा जाता है इसको भी। ये भी बोन में पाया जाता है। नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। जैसे कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, वैसे ही मैग्नीशियम भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नर्व ट्रांसमिशन में ये भी हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम का जो हेल्थ है, मतलब कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मैग्नीशियम का काम होता है, ठीक है। इससे क्या कहाँ से मिलता है, ये हमें नट्स से मिलता है। सीड्स जो हम सीड्स यानी कि बीज जो हम खाते हैं, चना हो गया और आपका मूंग हो गया, इन सब से मिलता है। लेग्यूम से मिलता है, यानी कि दालें वगैरह जो रहती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। सी फूड से, यानी कि जो समुद्री फूड जो होता है जैसे फिश वगैरह, उनसे मिलता है। हार्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कहीं का ड्रिंकिंग वाटर कैसा रहता है, हार्ड रहता है, तो हार्ड ड्रिंकिंग वाटर में भी मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। फिर इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, लो एपेटाइट। जब मैग्नीशियम कम होता है हमारे बॉडी में तो एपेटाइट, हमारा भूख कम लगता है, ठीक है। नोजिया यानी कि जैसे वोमिटिंग फीलिंग आती है, ठीक है। मतलब जैसे उल्टी आएगी ऐसे फीलिंग आती है, वो होती नहीं है लेकिन वो फीलिंग आती है, उसको नोजिया कहते हैं, ठीक है। या वोमिटिंग भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है। मसल स्पाज्म और ट्रिमर, ठीक है। जैसे कि मसल क्या होता है, अपने आप कांपने लगता है, मसल्स कांपने लगते हैं। जैसे आपके हाथ वगैरह जो होते हैं वो अपने आप कांपने लगते हैं, कुछ नहीं करते रहते, बैठे रहते हैं तो अपने आप कांपने लगता है, ठीक है। मसल स्पाज्म हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो इस तरह की डेफिशिएंसी आती है, मतलब कि डेफिशिएंसी डिजीज होता है जब हम मैग्नीशियम की मात्रा कम लेते हैं। अगर मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी कि अत्यधिक टेंशन, मतलब चिंता होने लगे। नहीं, बीपी लो हो जाना। हाइपर टेंशन यानी हाइपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोजिया होता है, इससे भी वोमिटिंग होता है। फ्लेशियल फ्लशिंग, जैसे कि फेशियल में आपको रेडनेस वगैरह हो जाना, या फिर ऐसे मतलब कि फ्लफीनेस वगैरह हो जाना है, या फिर पिंपल्स वगैरह होना, ठीक है। फेशियल जो आपका मतलब कि रेडनेस हो जाता है, आपने देखा होगा किसी किसी का बहुत ज्यादा लाल हो जाता है ना, वैसा हो जाना। रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन रिटेंशन हो जाता है, मतलब कि यूरिन ठीक से पास नहीं होता है जब मैग्नीशियम की कमी ज्यादा खाते हैं, हम मैग्नीशियम ज्यादा डाइट में लेते हैं, ठीक है। अब मतलब कि बॉडी में ही रिटेन हो जाता है, बॉडी में ही रह जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम होती है जब हम इसको ज्यादा लेते हैं। उसके बाद आपका आता है सोडियम। सोडियम भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नर्व ट्रांसमिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे कि दो सेल होता है, ये सेल के अंदर के जो फ्लूइड होता है, सेल के अंदर का जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि सेल के बाहर भी क्या होता है, कुछ लिक्विड सब्सटेंस रहता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को मेंटेन करता है कि कितना हमारे अंदर में पानी होना चाहिए, कितना बाहर में पानी होना चाहिए, दोनों को मेंटेन बैलेंस करके रखता है, ठीक है। अगर ज्यादा पानी बाहर हो जाएगा तो भी वो सही नहीं है, मतलब कि आपने देखा होगा जैसे सूजन वगैरह हो जाता है, या आप कहते हैं कि पेट में पानी भर गया है, तो क्या हो गया, उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो गया,
ठीक है। अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, सेल में ज्यादा पानी भर जाएगा, तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो उनका प्रॉपर्टीज है, जो उनके काम है, वो सारे काम वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में जितना उनका फ्लूइड होना चाहिए, जितना वाटर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो दोनों को मेंटेन करने का काम किसका होता है? सोडियम का होता है, ठीक है। और क्या है? रेगुलेटिंग द एल्केनिटी एंड एसिडिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। कहाँ पे बेसिक होना चाहिए, कहाँ पे एसिडिक होना चाहिए बॉडी का फ्लूइड, उनको मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा पेट है, वो क्या होना चाहिए? स्टमक में एसिडिक होना चाहिए। अगर वो बेसिक हो जाएगा तो हम अच्छे से डाइजेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी बॉडी फ्लूइड अल्कलाइन होना चाहिए, वहाँ पे अल्कलाइन होता है। जैसे कि हमारा ब्लड क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। ब्लड का पीएच पता है आपको? हाँ जी मैम। ब्लड का पीएच, ब्लड का 7.5 ऐसा कुछ होता है। 7.35 ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ये बेसिक है या एसिडिक है? पहला क्या बताया था मैम आपने? एल्कलाइन है या एसिडिक है? एल्कलाइन है ये। हाँ, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे बॉडी का फ्लूइड, जहाँ पे हमारे बॉडी का पानी अल्कलाइन होना चाहिए, वहाँ पे अल्कलाइन लगता है। जहाँ पे एसिडिक होना चाहिए, वहाँ पे एसिडिक रखता है। ये काम कौन करता है? सोडियम का काम होता है, ठीक है। एडिंग पैसेज ऑफ मैसेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। ये ऑफ है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। और क्या? नर्व ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नर्व के जो ट्रांसमिशन है, उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका क्या सोर्सेस क्या है? जैसे सोडियम, टेबल सॉल्ट, जो हम सादा नमक खाते हैं ना, उसमें क्या होता है? NaCl रहता है। तो सोडियम का सोर्स वो होता है। और क्या है? स्मॉल अमाउंट में कहाँ पे रहता है? जैसे मिल्क में रहता है, ब्रेड वगैरह लेते हैं उसमें रहता है, वेजिटेबल्स में रहता है, कुछ कुछ जैसे पालक वगैरह सब्जी होती है ना, उसमें सोडियम वगैरह पाया जाता है। अनप्रोसेस्ड मीट में रहता है, ठीक है, सोडियम। फिर आपका डेफिशिएंसी डिजीज से होता है हेडेक हो सकता है। जब आपके सोडियम की कमी आपके अंदर हो रही है तो आपको हेडेक हो सकता है। मसल वीकनेस हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है, यानी कि मसल में वीक हो सकता है आपका। और स्पाज्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। लेथार्जी यानी कि थकान सी लग सकती है। एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना या खाने की इच्छा ना होना, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आपके सोडियम की कमी से हो सकती है। सोडियम ज्यादा हो तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी हाई होगा, ठीक है। तो सोडियम ज्यादा होता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, सोडियम कम होता है तो हाइपोटेंशन होता है। तो आपने देखा होगा उनको चक्कर आता है, वोमिटिंग लगता है, थकान लगती है, ऐसा लगता है कि मतलब कि फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे उनको थोड़ा सा नमक में पानी में नमक डाल के दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं, है ना, जिनका बीपी वगैरह लो है। उसके बाद है आपका क्लोराइड। तो क्लोराइड भी एक हमारा एसेंशियल होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा NaCl, हमारे नमक में ही दोनों रहता है, सोडियम भी रहता है, क्लोराइड भी रहता है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है, क्लोराइड, ये क्या होता है? ये भी प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस के लिए, जैसे सोडियम का होता है उसी तरह से इसका भी होता है। स्टमक एसिड बैलेंस, स्टमक का जो एसिड होता है उसको बैलेंस करने के लिए, जितना एसिडिक हमारा स्टमक होना चाहिए उतना एसिडिक वो बना के रखने के लिए क्या होता है? क्लोराइड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? HCl, हमारे स्टमक में क्या रहता है? HCl रहता है ना जी। हाँ, तो Cl यानी कि क्या है? क्लोराइड नहीं रहेगा, क्लोराइड की कमी रहेगी तो एसिडिक, मतलब हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक नहीं रहेगा और फिर खाना अच्छे से नहीं पचेगा, ठीक है। मतलब कि एसिड रहने का मतलब क्या है? खाना को पचाने के लिए, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हमारा HCl होता है। उसमें जो भी इन्फेक्शन या फिर जो भी फॉरेन मैटर है जो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, उन सबको HCl जो होता है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, वो क्या कर देता है? उन सबको जलाने का काम करता है। लेकिन अगर HCl ही हमारे बॉडी में सही नहीं रहेगा तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड समस्या हम लोग को हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टमक को एसिड बना के रखने के लिए क्लोराइड का काम होता है। ये भी हमें कहाँ पे मिलता है? टेबल सॉल्ट, ठीक है, NaCl,
उसका फॉर्मूला, जो हम नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो Na यानी कि सोडियम, Cl यानी कि क्लोराइड। लार्ज अमाउंट ऑन प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड जो होता है ना, जो बहुत बार प्रोसेस्ड हुआ रहता है, ठीक है, जैसे जो पैकेट वगैरह में भरा रहता है, उन सब में क्लोराइड ज्यादा रहता है। स्मॉल अमाउंट इन मिल्क, मीट, ब्रेड एंड वेजिटेबल, इन सब में भी रहता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में रहता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जो आपकी मेटाबॉलिज्म है वो क्या होगा, उनमें डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, वो एसिडिक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर क्लोराइड ज्यादा रहता है तो इससे क्या होता है, किडनी में स्टोन बनने के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, जब हम इसको ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो भी प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस के लिए होता है, नर्व ट्रांसमिशन के लिए होता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये भी होता है। पोटेशियम जो है वो भी मिल्क में पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, खोआ, कर्ड वगैरह, छेना वगैरह में, ठीक है। मीट में भी पाया जाता है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट होता है उसमें पोटेशियम पाया जाता है। होल ग्रेन यानी कि पूरा जो छिलके के साथ जो चना वगैरह हम खाते हैं छिलके के साथ, उन सब में पाया जाता है पोटेशियम, ठीक है। अगर पोटेशियम की कमी होती है तो सीवियर कार्डियक एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया पता है आपको, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया पढ़ा है? मतलब उसका जो रिदम, मतलब पल्स, वो उसको ब्लड भेजने के लिए वो हो जाता है क्या? याद नहीं आ रहा है, शायद पढ़ा तो है या ये। ब्रेडिकार्डिया यानी कि हमारा नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, नॉर्मल पल्स कितना होता है, 72 होता है ना, 1 मिनट में 72 बार पल्सिंग होती है हमारे बॉडी में। लेकिन ब्रेडिकार्डिया यानी कि क्या हो जाता है, अगर वो 60 से कम हो जाता है, 60 या 60 से कम होता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। 100 तक पहुंच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सीवियर कार्डियक एरिथमिया आपको हो सकता है, मतलब कि आपका पल्स या तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा या बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ठीक है। फिर मसल वीकनेस होगा और ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्लूकोज को टॉलरेट करने की शक्ति आपके अंदर नहीं रहेगी, जैसे कि उसमें क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस रहता है, ठीक है। हाई बीपी हो सकता है और सीवीडी यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किसी भी तरह के आपके हार्ट रिलेटेड डिजीज आपको हो सकता है अगर पोटेशियम की कमी है तो, ठीक है। टॉक्सिसिटी, अगर आपने ज्यादा पोटेशियम ले लिया तो ये भी आपको कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट यानी कि एक बार में ही कार्डियक मतलब कार्डियक फंक्शन जो है पूरी तरह से बंद हो जाना। तो दोनों ही इसके लिए क्या है, मतलब कि हार्ट के लिए हमारे सही नहीं, पोटेशियम का ज्यादा लेना या कम लेना, दोनों में हमारे हार्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर आपका आता है सल्फर। सल्फर जो होता है फाउंड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो भी आप प्रोटीन लेते हैं उसके साथ सल्फर अपने आप क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि सल्फर उनके साथ कंटेन रहता है। तो ये कहाँ पे होता है, फूड एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जिस फूड में पाया जाता है उसमें सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे मीट है, पोल्ट्री फिश है, एग है, मिल्क है, लेग्यूम है, नट है, इन सब में क्या होता है, इन सब में प्रोटीन भी पाया जाता है, इन सब में सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे प्रोटीन होता है वहां पे सल्फर भी होता है। तो डेफिशिएंसी क्या हो सकता है इससे, एक्ने, एक्ने यानी कि आपका जो मतलब पिंपल वगैरह हो जाना, एक्ने हो जाना, ठीक है। हेयर कन्वर्सन यानी कि हेयर आपके फ्रीजी हो जाना, और अर्थराइटिस हो सकता है, मतलब कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन वगैरह हमारा क्या है, हमें एक तरह से बॉडी बिल्डिंग का काम करता है ना, प्रोटीन जो होता है। तो प्रोटीन के साथ ही सल्फर रहता है, तो प्रोटीन अगर आप सल्फर सही तरह से नहीं लेंगे तो बॉडी बिल्डिंग का काम भी सही तरह से नहीं हो पाएगा। ब्रिटल नेल, नेल जो टूटा फूटा सा रहना। एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा पता है, स्किन डिसऑर्डर होता है एक्जिमा, पता है क्या? एक्जिमा सुना है, याद नहीं आ रहा है, हाँ सुना है मैंने।
रैसेस वगैरह होना, स्किन में कंटिन्यू रैसेस बने रहना, एक्जिमा कहते हैं उसको, ठीक है। रेडनेस रहना, और बिना किसी कारण से रेडनेस रहना और खुजली वगैरह होते रहना, ठीक है, उसको एक्जिमा कहा जाता है। स्किन डिसऑर्डर है ये, ठीक है। फिर डिप्रेशन भी हो सकता है, इची स्किन यानी कि खुजली होती रहती है स्किन में, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है और मेमोरी लॉस हो सकता है, ठीक है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशू भी हो सकता है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकता है। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, यानी कि ज्यादा सल्फर लेंगे तो बर्निंग सेंसेशन, जैसे जलन होती है ना, वैसे स्किन में जलन होती है वैसे सेंसेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, ज्यादा सल्फर लेने से डायरिया भी हो सकता है। फिर आपका आता है आयरन, ठीक है, आयरन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम प्रोटीन नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन टू द रेड ब्लड सेल, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन, हीम मतलब क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, आयरन और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मेन कंटेंट क्या होता है, आयरन होता है। ये क्या करता है, जो आयरन होता है, जो हीम होता है, वही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को, एक हीम जो होता है, एक आयरन जो होता है, वो कितने ऑक्सीजन रखता है, 4 ऑक्सीजन रखता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये लेके जाता है बॉडी में सभी जगह, और फिर उसके बाद क्या करता है इसको, मतलब कि जहां जहां सेल में, फिर वही मैंने आपको बताया था, सर ने भी बताया था कि क्या होता है कि कैपिलरीज के थ्रू जो सेल होता है उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो सेल में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेल का कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आकर के वापस से क्या होता है, हमारे राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में जाता है वापस से शुद्ध होने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर ऑक्सीजनेटेड होते हैं, फिर पूरे बॉडी में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उसमें जो हीम है, आयरन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में भी ये इंपॉर्टेंट होता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है, ऑर्गन मीट में पाया जाता है, ठीक है। मीट जो रहता है उनके ऑर्गन्स में पाया जाता है, रेड मीट में पाया जाता है, एग योल्क में पाया जाता है, रेग्यूम में पाया जाता है, ड्राइड फ्रूट यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम खाते हैं उसमें पाया जाता है, आयरन एनरिच्ड ब्रेड वगैरह मिलता है उसमें पाया जाता है, सीरियल्स जो अनाज होते हैं उसमें पाया जाता है, शेल फिश वगैरह जो रहता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, टायर्डनेस, ठीक है, थकान रहती है। जब आपकी आयरन अच्छे से नहीं रहेगा आपके बॉडी में तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी पूरे बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, हम थकान महसूस करेंगे, ठीक है। पुअर मेमोरी, मेमोरी भी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। हार्ट पाल्पिटेशन यानी कि हार्ट ज्यादा पाल्पिटेट करेगा, पाल्पिटेट मतलब कि हार्ट जो बीट है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या है, जैसे हम ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको दौड़ना है, तो दौड़ते समय क्या होता है, हमारी हार्ट क्या करने लगती है, ज्यादा काम करने लगती है। क्यों ज्यादा काम करती है, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी की नीड उस समय ज्यादा है, ऑक्सीजन की नीड उस समय ज्यादा है, तो हार्ट बीट क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमारे बॉडी में नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो उसको ऐसा लगता है कि और ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो ज्यादा जरूरत है तो हार्ट ज्यादा काम करना चालू कर देता है, तो हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। समझ में आया, हार्ट पाल्पिटेशन। जी। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जैसे कि वही है, हार्ट पाल्पिटेशन आपका बढ़ेगा, हार्ट ज्यादा काम करने लगेगा तो ब्रीथ कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट ज्यादा काम करने लगता है और हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, स्लो ब्रीदिंग नहीं कर पाते, हमारी ब्रीथ कैसे हो जाती है, जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी छोड़ते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन का ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हम सांस लेंगे उतना ज्यादा हमारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचेगा, ठीक है। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और ग्लॉसाइटिस यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, लेग्स जो है वो रेस्टलेस रहेंगे, मतलब कि
रेस्टलेस कहने का मतलब क्या है, शांत नहीं रहेंगे या फिर वो थके थके हुए रहेंगे, ठीक है। रेस्टलेस फील करेंगे मतलब हमारी बॉडी पूरी क्या होगी, जैसे कि हम ज्यादा काम करने के बाद महसूस करते हैं ना कि आज बहुत थक गए, थकान है, थकान नहीं उतर रही है, उस तरह से हमारी बॉडी फील करने लगती है जब आयरन की कमी होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, सिरोसिस हो सकता है, ठीक है, डायबिटीज हो सकता है, टॉक्सिसिटी यानी कि ज्यादा लेते हैं तब, हार्ट फेल्यूर होता है, और क्रोमेटोसिस, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कि सिरोसिस का मतलब क्या होता है, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में, लीवर सिरोसिस पता है आपको? नहीं। लीवर सिरोसिस मतलब कि लीवर का जो फंक्शन है वो ठीक से ना कर पाना, और लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है, लीवर कैसा होता है, थोड़ा ब्राउनिश रेडिश कलर का होता है, वो क्या हो जाता है, पूरा उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन वगैरह में भी प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है, तो उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। डायबिटीज होता है, और उसके बाद हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है अगर हम ज्यादा आयरन लेते हैं, और क्रोमाटोसिस यानी कि क्या होता है, क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। तो हीम का कलर कैसा होना चाहिए, रेड होता है, ठीक है। हीम की वजह से मतलब कि आयरन की वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। लेकिन जब हम ज्यादा आयरन लेते हैं तो कलर क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, किसी किसी का कलर आपने देखा होगा ब्लैकिश कलर का हो जाता है ब्लड, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, ज्यादा आयरन वजह से, या मतलब और भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये भी एक रीजन है कि आयरन की ज्यादा होना, मतलब क्रोमा, उसका कलर क्या हो जाना, डार्क हो जाना, ठीक है। जैसा एक रेड कलर का ब्लड होना चाहिए वैसा ना रह करके कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका जिंक, ये वाला आपका पूछा गया था 2023 जून वाले में, जिंक से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, प्लेस मेन रोल इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है उसमें मतलब कि मेंटेन करता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि जो एंटीबॉडीज वगैरह हमारे बॉडी में बनता है, जो इम्यून फंक्शन हमारे बॉडी में होता है, जैसे टी सेल, बी सेल सुना है आपने? हाँ, मतलब जो फाइटर सेल्स के लिए रहता है, मतलब कवरिंग करके रखता है, जो बाहर से फॉरेन जो वायरस आते हैं उनको, ठीक है। WBC का एक पार्ट होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है ना, बोन मैरो वगैरह से भी बनता है। फिर बोन फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है जिंक जो है, टिश्यू के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड चाइल्ड, ठीक है। जैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट के लिए भी जिंक जो है वो हेल्प करता है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। स्किन और हेयर के लिए, ये प्रश्न पूछा गया था, स्किन और हेयर के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में भी जिंक जो है वो हेल्प करता है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है, होल ग्रेन एंड वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्रोडर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन, डर्मा यानी कि स्किन, तो स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। और एंट्रोपैथी का, इसको एक मिनट, और क्या होता है, चिलाइटिस एंड डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब कि वही जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो खुजली होना, इचिंग होना, और मतलब कि जलन होना, ठीक है, और रेडनेस हो जाना, ये सब क्या होता है आपका स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है। तो इस मतलब बेसिकली क्योंकि ये हमारी स्किन और हेयर पे हेल्प करता है, हेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम होती है। ये पूछा गया था जिंक से कि कौन सा मिनरल है जो स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चिलाइटिस मतलब भी वही होता है, इरिटेटेड स्किन, और एलर्जीज जो होता है, फ्रीक्वेंट सन एक्सपोजर से किसी किसी का जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा
मतलब कि रेडनेस वगैरह हो जाता है सन का एक्सपोजर पड़ते ही, ठीक है, सन का एक्सपोजर उनको सूट नहीं करता है, तो वो सब चिलाइटिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब बेसिकली आपके स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स ही हैं, स्किन से ही आपको पड़ता है, ठीक है। ये भी स्किन एंट्रोपैथिक क्या, ये भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये बेसिकली हमारे क्या करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो जिंक की वजह से ये हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक एक बार पूछा गया था इसके प्रीवियस में, जी। फिर टॉक्सिसिटी, इससे क्या होता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि गैस्ट्रिक रीजन में पेन हो सकता है, मतलब गैस्ट्रिक यानी कि आपका स्टमक रीजन में पेन हो सकता है, क्योंकि ये हमारे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ज्यादा आप लेंगे तो आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है, फटीग हो सकता है, ठीक है। फिर आपका है कॉपर, कॉपर भी इंपॉर्टेंट होता है, नीडेड फॉर आरबीसी, आरबीसी के लिए, आरबीसी फॉर्मेशन, जो आपका आरबीसी का जनरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं हमारे, लिगामेंट्स हो गए और जॉइंट्स हो गए, और लिगामेंट्स और वो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सब एक लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, ठीक है। पिगमेंटेशन, हमारे बॉडी का जो पिगमेंटेशन है, हमारा कलर है, ठीक है, उसके लिए हेल्प करता है। पिगमेंटेशन वाला और पढ़ा है अपने, उसमें पढ़ा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ा होगा। हाँ पढ़ा है। क्या बताया आपने मैम, पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन स्किन कलर जो होता है ना, हाँ उसको वो मैनेज करता है, मेलेनिक वगैरह को। हाँ मेलेनिन, ठीक है। ये मेलेनिन कौन से ग्लैंड से निकलता है, ये उससे थाइमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी से, अच्छा। ठीक है, पिट्यूटरी के एंटीरियर से निकलता है। फिर उसके बाद बोन हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हेयर कलर के लिए, हेयर का जो कलर होता है ब्लैक है, ग्रेस है, उसके लिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी कॉपर जो है वो इम्पोर्टेंट। फूड हाई इन कॉपर इंक्लूड लीवर, किडनी, सेल्फिश, होल ग्रेन में रहता है, सीरियल एंड नट्स में रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है, एनीमिया मतलब कि ब्लड लॉस यानी कि एचबी की कमी हो सकती है। और क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्या कहते हैं इनको, वॉइस ब्रेक, अच्छा वॉइस ब्रेक फिर से बोलिए पर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को क्या थोड़ा कहते वॉइस कट कट। हैं, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको, अभी आ रही है क्या, हाँ क्या डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, क्या प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, क्या है ये, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या है हमारे बॉडी के, ये मतलब फाइटर सेल्स हैं, मतलब ब्लड सेल्स है, मतलब ये भी प्रोटेक्ट, ब्लड सेल्स हैं, हाँ। है ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड सेल्स मतलब है, उसके, उनमें रिडक्शन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, जब कॉपर ही नहीं रहेगा तो उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो वो, क्योंकि इनका सबका एक लाइफ स्पेन होता है ना, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का एक लाइफ स्पेन होता है, उतने दिन तक ही वो जीते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, तो फिर नए सेल बन नहीं पाएंगे, तो हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
फिर न्यूरो डिजेनरेशन हो जाता है। जब कॉपर सही मात्रा में नहीं होता है तो नर्व सेल जो है न्यूरॉन्स, वो सब क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में नर्व सेल ऐसे होते हैं कि वो दोबारा से मतलब कि जनरेट नहीं होते। एक बार अगर वो डिजेनरेट हो गए तो वो दोबारा से नहीं बनते। जितने नर्व सेल आपकी बॉडी में जन्म के समय है उतना ही रहेगा, वो नया नहीं बनता है। पढ़ा है क्या? नहीं, अच्छा मतलब ये जी, डेवलप नहीं होते दोबारा, वो डेवलप नहीं होते हैं दोबारा। मतलब ये नर्व सेल्स एक बार। नर्व सेल अगर एक बार अच्छा। मर गए तो वो दोबारा नहीं मतलब जन्म नहीं लेते हैं दोबारा। जैसे आरबीसी दोबारा बन सकता है, डब्ल्यूबीसी उसके दोबारा बन उसके सकता है। ठीक है, वॉइस आ रही है ठीक से? हाँ, पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे, मूवमेंट वगैरह? हाँ, नर्व तो पूरे बॉडी में फैला हुआ है ना, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड इसीलिए सेंट्रल बॉडी का नर्वस। जो, हाँ, तो इसीलिए बॉडी में जो मतलब बुढ़ापा आता है, नहीं तो नहीं आए आदमी का, वो बॉडी का मूवमेंट भी स्लो हो जाता है धीरे धीरे, हाँ, इसीलिए बुढ़ापा आते जाता यस, मतलब कि आप है। यदि उसको नर्व सेल ना होगा हेल्दी तो भी ये रख सकते हैं। होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग जो योगा वगैरह करते हैं उस तरह से सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो हेल्दी भी रहता है। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक वो हेल्दी भी रह सकता है। लेकिन अगर वो एक बार डिजनरेट हो गया तो उसको दोबारा, जैसे आरबीसी आपके बॉडी में कम हो गया तो उसको आप थोड़ी दिनों बाद अच्छे से कुछ खाना पीना खा करके उसको आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर नर्व सेल आपकी बॉडी में कम हो गए, मर गए, तो फिर उनको हम लोग जिंदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा होता है। बाकी कन्वल्सन, जैसे कि एक झटका आता है ना, मतलब जैसे पैर में झटका आना और पूरे बॉडी में झटका आना। ठीक है, जब एक्सेस कॉपर लेते हैं तो कन्वल्सन होता है हमारे बॉडी में, झटका आता है। ठीक है, जैसे एपिलेप्सी वगैरह का झटका, मिर्गी वगैरह का झटका होता है। ठीक है, या किसी किसी को झटका भी आता है तो किसके जैसे होता है, कॉपर की अधिकता के कारण। पाल्सी यानी कि एक तरह से पैरालिसिस होना। ठीक है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम जो होती है उसको भी पाल्सी भी कहा जाता है। तो कॉपर के ज्यादा होने से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन कहाँ पे होता है, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन मतलब थायरोक्सिन थायराइड का एक ग्लैंड होती है, T3 T4 जो होता है। T3। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। तो थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड ही जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने T3 और T4 का पूरा नाम पता है आपको? पता था, अभी याद नहीं आया मतलब। इसका ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, ट्राई आयोडो यानी कि यहाँ पे कितना है, 3 आयोडीन है। ठीक है, ये क्या होता है, टेट्रा आयोडो टेट्रा यानी मतलब कि 4। 4 आयोडीन। ठीक है, तो जो हमारा T3 और T4 हार्मोन है उसमें क्या होता है, आयोडीन की मात्रा होती है जो हमारे बॉडी फंक्शन, वहाँ पे जो आपने पढ़े होंगे कि मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उन सब में हेल्प करता है। तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली सी फूड में पाया जाता है, क्योंकि सी में क्या रहता है, नमक रहता है। समुद्र में क्या रहता है, नमक रहता है। और क्या होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्ट हमें आयोडीन युक्त ही लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आयोडीन के यही कुछ हमारे बेसिक एक तरह से सोर्सेस होते हैं जहां से हमें आयोडीन मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आयोडीन ये हो गया, मतलब कि सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है उसमें पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, कम हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अगर ज्यादा हुआ तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। ग्वाइटर हो सकता है, ग्वाइटर यानी कि घेंगा जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें गले का जो शेप होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसी तो को वो क्या, ज्यादा होने की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, मतलब आयोडीन ज्यादा होने की वजह से ये बढ़ता है गोइटर?
कम की वजह से भी होता है, आयोडीन कम की वजह से भी होता है, ठीक है। थायराइड उसी को बोलते हैं थायराइड ऑटो इम्यूनिटी, ग्वाइटर को ही थायराइड ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। जी। मतलब आयोडीन की कमी या ज्यादा दोनों से वो होता है। फिर उसके बाद है आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड में क्या होता है, ग्वाइटर पूछा जाता है आपका, ठीक है। ग्वाइटर जो डिजीज है वो किसकी जी। कमी या ज्यादा से होता है, तो आयोडीन की, क्योंकि हाइपर हाइपोथायराइडिज्म में आपका हार्मोन्स का आ जाता है, लेकिन ग्वाइटर जो है वो बेसिकली आयोडीन से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। घेंगा कहते हैं इसको हिंदी में, अगर आपको याद जी। पता हो तो, पता है। हम्म। फिर उसके बाद होता है फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड भी एक आपका मिनरल होता है जो बेसिकली क्या होता है, फाउंड इन बोन, बोन में पाया जाता है, नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, नर्व ट्रांसमिशन के लिए होता है, इम्यून सिस्टम के लिए होता है, और हेल्थ, इम्यून सिस्टम हेल्थ के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली जितने भी मिनरल होते हैं हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शन को हेल्प करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये नट सीड्स में पाया जाता है, लेग्यूम्स में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सी फूड्स में, हार्ड ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड पाया जाता है। मैग्नीज जो था, मैग्नीशियम, ठीक है, वो भी इसी में पाया जाता था, ठीक है। हार्ड ड्रिंकिंग वाटर में मतलब कहीं कहीं के पानी बहुत हार्ड रहता है, अच्छा, जैसे हाँ कि हाँ, अच्छा, हाँ, भारी मजबूत होता है। हाँ भारी पानी होता है, जिससे जिससे बाल वाल धोते हैं तो मतलब कि वो बाल झड़ने लगते हैं, हार्ड ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, यहाँ का पानी बहुत हार्ड है ऐसा बोलते हैं ना। तो वो उसमें जिसमें बहुत सारे मतलब हार्ड ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या, वहां पे मिनरल्स की अधिकता है उन वाटर में, ठीक है। उस वाटर में मिनरल्स अधिक है। तो वहां पे डेंटल कैरीज यानी कि डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका फ्लोराइड सही नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑस्टियोपोरोसिस, पॉसिबली कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है फ्लोराइड की कमी से। ज्यादा से डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, मतलब कि उसमें जो प्रॉब्लम होती है, पेन वगैरह हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, बोन में डैमेज हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मस्कुलर डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। फटीग यानी कि थकान रह सकती है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है, जो जोड़ों से संबंधित समस्या, और क्रॉनिकल इश्यूज, क्रॉनिकल यानी कि एक के बाद एक जो आते रहते हैं ना प्रॉब्लम, जैसे कि एक प्रॉब्लम खत्म हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम, तो उसी तरह से क्रॉनिकली आपका एक के बाद एक प्रॉब्लम लगी ही रहेगी, ठीक है। मतलब कि प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं लोगा, जो भी मतलब शारीरिक बीमारियां एक के बाद एक आती रहेंगी। ये में भी लास्ट है। तो मैग्नीज है, इसमें क्या होता है, ये भी बोन में पाया जाता है, नीडेड फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प होता है, नर्व के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। ये भी बेसिकली उन्हीं सब में पाया जाता है। और इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी से बोन डीमिनरलाइजेशन, मतलब कि बोन क्या हो जाता है, डीमिनरलाइज। बोन में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो अपने आप बोन से ये कैल्शियम एंड फास्फोरस है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बोन से कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है वो बाहर निकल जाएगा अगर मैग्नीज नहीं रहेगा तब, ठीक है। पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों में ग्रोथ यानी कि बच्चों में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्किन में रैसेस होंगे, स्किन में रैसेस वगैरह जो रहता है, खुजली वगैरह, रैसेस वगैरह हो जाना। हेयर डिपिगमेंटेशन यानी कि बाल पकना, समय उम्र से पहले ही, समय से पहले ही बाल जो पकता है वो किसकी वजह से होता है, मैग्नीज की कमी की वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, परमानेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि मैग्नीशियम जिसको बोला जाता है, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको संभालना, निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। फिर ट्रीमर हो सकता है यानी कि जो हाथों में कपकपी वगैरह रहती है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत हो सकती है। फेशियल मसल स्पाज्म यानी कि फेस के मसल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्पाज्म हो जाएंगे, एक जगह रुक जाएंगे, वो मतलब कि मूवमेंट नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है। तो ये सारे कुछ मिनरल्स हैं आपके, और इनसे कुछ इस तरह से डेफिशिएंसी एंड वो होता है, क्लियर है। हाँ जी। थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।